नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं, यहां से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। आप सभी लोग एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या कहा गया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, देखिए भाई, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें हैं इसमें खंड को शामिल किया गया है जिसका नाम है करके देखो। तो जो करके देखो शामिल किया गया है, इसका वास्तव में उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखिए, इसकी व्याख्या भी समझ लो। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड जिसका नाम है करको देखो को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी ने जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है और समझा है उसे वह प्रत्यक्ष रूप से करके देखे, ताकि वह उसे पूर्ण रूप से समझ सके और उसे साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव भी उपलब्ध हो। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? दत्त कार्य से मतलब क्या है? दिया गया कार्य अधिगम विचार को अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो भाई, पर्यावरण अध्ययन में जो दत्त कार्य दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर कहा गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए भाई, चिड़ियाघर के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक है। क्योंकि भैया जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से छात्रों के अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर या तो कॉपी में नोट करते जाओ या फिर हमें कमेंट करके बताते जाओ। चलिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, यहां पर ये नहीं बोला कि उद्देश्य है, ये बोला गया उद्देश्य नहीं है। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। भैया बार बार बोलता हूं, परिभाषा हो चाहे कुछ भी हो, याद करना, रट लेना, इसकी बात नहीं की जाती है। तो भैया ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ ही चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ऑप्शन बी और सी और डी देख लेना, ये उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? बताइए आप लोग, गरीबी, निरक्षरता और असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर कौन सा सबसे प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों का पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना लेने के लिए कहना।
देखिए, जब भी ऐसा पूछा जाए सबसे अधिक प्रभावी कुछ भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे में आपको 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं और जो सबसे बेस्ट लगे वही आपका आंसर होगा। तो भैया सबसे प्रभावी इसमें से होगा हमारा ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहिए और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। क्या बोला गया भैया यहां बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। जो रचनात्मक आकलन है भैया बताना होगा किसको शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, बिल्कुल सही है। शिक्षण में कमियों की पहचान, बिल्कुल रचनात्मक आकलन में ये शामिल होगा। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात की गई है भाई, ये रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। चलिए यहां पर कहा गया है नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। यहां पर क्या है, लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन मतलब खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांसों से टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। फिर क्या कहा गया है, इनमें से वह कौन सा क्रियाकलाप है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, खानों का उत्खनन भैया बिल्कुल ये जंगलों के गायब होने के लिए उत्तरदायी है। बांधों का निर्माण बिल्कुल सही है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां नहीं, इससे जंगल गायब नहीं। बांसों से टोकरी नहीं, गिरे हुए पत्तों से पत्तल नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी जाएगा, जो कि जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, जो दिया हमें ऑप्शन सी में ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, भाई टेलीग्राम पर सर्च करो पारस फ्री एजुकेशन, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। जो कांसा है सभी जानते हैं कांसा, तो इसके बारे में बताइए सही कथन कौन सा है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन हैं, बताना है यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए भैया जो ऑप्शन ए कहा गया है कि सोना और चांदी की भांति एक तत्व है, नहीं। तो ऑप्शन ए तो भैया क्रॉस हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए तो हमारा क्रॉस हो गया। फिर क्या है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि कांसे के बर्तन तो भारी होते हैं एल्यूमिनियम से, है ना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी और सी है, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गांधीधाम जो गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो मध्य प्रदेश में है और फिर हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी। देखिए भैया सभी जानते हैं, देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पर इस साइड है गुजरात और भैया मध्य प्रदेश क्या है हमारा यहां पर है। तो भैया जब गुजरात से कोई मध्य प्रदेश आएगा भोपाल में, तो वो क्या है, जैसा मैंने तीर बनाया है इस साइड आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले उसे कौन सी दिशा में आना पड़ेगा, पूर्व दिशा में उसे सबसे पहले आना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पूर्व दिशा किसमें दिया है, ऑप्शन बी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। चलिए माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, तिब्बत का, भारत का या फिर नेपाल का। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो भैया ये भाग है नेपाल का। किसका भाग है, नेपाल का। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए
प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है नीचे दिए गए कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। कहा गया है माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। भैया यदि आप माउंटेनिंग के एक ग्रुप लीडर हैं तो आपका क्या कर्तव्य होगा कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बिल्कुल भैया ये तुम्हारा कर्तव्य होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। भैया हमें ग्रुप के साथ साथ चलना चाहिए यदि हम किसी भी माउंटेन ग्रुप के लीडर हैं। ठीक है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो भैया ऐसा नहीं है क्योंकि जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए आपको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो पिछड़ जाएगा। फिर क्या है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। बिल्कुल सही है। रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम देखें ए, डी और ए, ई ये तीनों सही हैं जो हमें ऑप्शन ए में दिया था। इस तरह से आपको सारे विकल्पों को पढ़ना होता है, सोच समझकर भाई आंसर देना होता है। थोड़ा आराम से सोचें, जल्दबाजी में ना सोचें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो भाई उनका नाम क्या था? उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ठीक है, यही थे वो महान वैज्ञानिक। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ध्यान रखना 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम को खोज के लिए मिला था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और भैया फिर से बोलूंगा, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए भाई यहां पर क्या है, उसे कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आ रहा है और डॉक्टर ने उसे कड़वी दवाई दी है, अर्थात वह किस रोग से पीड़ित है भाई? तो ये सभी लक्षण है मलेरिया के। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और भैया क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये भी एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि देखिए भाई यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन करता है तो इससे क्या है, इससे क्या होगा भाई, जो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इससे क्या छात्र हैं वो अधिगम में क्या है बहुत जल्दी सीखेंगे और उनकी जो इंद्रियां हैं वो भी सक्रिय रहेंगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो भाई रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं यह केवल काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए
हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनाव कीजिए। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। तो भैया ये कैसा है कथन है? ये तो भैया बिल्कुल सही लग रहा है ना? ये तो बिल्कुल हमारा सही है। ओके, फिर क्या है? हाथियों के एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें एक ही परिवार के सदस्य होते हो, अन्य परिवार के सदस्य भी हाथियों के झुंड में शामिल होते हैं, अर्थात ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है। बिल्कुल भाई, तो हमारे ए और सी तो सही हो गए हैं। फिर क्या है? एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, वो संख्या फिक्स होती है। ओके, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ए और सी बिल्कुल सही है, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भैया उन्हें कहा जाता है पराग। क्या बोला जाता है? हमें पराग बोला जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लो जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ए हमिंगबर्ड जो कि पक्षी होता है, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ होते हैं, और मधुमक्खियां इसका प्रयोग करके शहद बनाने में करती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। भैया क्या कहा गया प्रश्न क्रमांक 19 में? सॉरी, आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, दिख गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद अर्थात गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें मिलेंगी? तो भैया यदि आप अहमदाबाद जो गुजरात में है वहां पर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल मिलेंगे, क्योंकि वहां पर ये बहुत ही फेमस खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोगों ने देखा है जो पक्षी हैं ये अपनी गर्दन को भैया इधर उधर हिलाते रहते हैं, तो बताना है इसका क्या रीजन हो सकता है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो भैया इसका मुख्य रीजन है कि जो पक्षियों की आंखों की पुतली है वह घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षियों की अपनी गर्दन यहां वहां घुमाना पड़ता है। जैसे भैया हमारी आंखों की पुतली है ये तो घूम सकती है ना, लेकिन पक्षियों की नहीं घूम सकती। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या? उसे एनीमिया रोग है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो देखिए भाई, यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है मतलब उसे एनीमिया है, तो उसे आयरन की कमी को पूरा करना चाहिए। इसके लिए उसे क्या क्या खाना चाहिए? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। देखिए आप चाहे भैया तो ऑप्शन सीधे भी क्रॉस कर सकते हैं, जैसे यहां पर चीनी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पर गेहूं को काट दो, इस तरह से आपका नींबू को काट दो, इस तरह से भी आप वहां पर लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 की यहां पर बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो भैया एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो आप विद्यालय में सीख रहे हैं उसको आपको अधिगम के मतलब बाहर के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे
यदि मान लो भाई आप शिक्षक हैं, आपने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाया बच्चों को, तो आप यदि उनको चिड़ियाघर ले जाएंगे तो वहां पर वो प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे। तो इससे क्या है, जो उनका अधिगम है वो क्या है, और तीव्र गति से होगा, है ना। यही यहां पर कहा गया है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है? उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल भैया, जो पाठ्यचर्या है प्राथमिक स्तर पर, उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। उससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल सही है। उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन भी हमें कहा गया है, उससे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। काम की दुनिया की बात की गई है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। बताइए आप लोग, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं, इनमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है भैया? इन्हें इसलिए दिया गया है कि जो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध हो सके। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई, वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, जो आपकी पेडागोजी है भैया ईवीएस की, ऐसे ही प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहां पर बोला गया उद्देश्य नहीं है। बताइए क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। बिल्कुल भैया, ये तो सही है ना। विषय में रुचि उत्पन्न करना। बिल्कुल भैया, कहानियों कविताओं से क्या है, रुचि का विकास तो होता है। शिक्षार्थियों में आनंद और मजा उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, बल्कि ये उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। और भैया आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे आपने कितना स्कोर किया 30 में से। बहुत ही शानदार प्रश्न थे आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को शामिल नहीं करती? देखिए, प्रश्न यदि आपको बड़ा मिले एग्जाम में तो डरिए मत। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही वो इजी होगा। प्रश्न देखकर आप डरिए मत। ये यहां पर कहा गया है कि जो पाठ्यचर्या है वह कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को शामिल नहीं करती हो। तो ऑप्शन ए में ही देख लो भैया, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती हो। भैया ऐसी किसी भी प्रकार की पाठ्यचर्या का हमारा उद्देश्य नहीं होता है जो शब्दावली और परिभाषाओं पर बल देती हो। तो भैया ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आसान था ना। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीकों से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक होगी? भैया एक नलिनी नाम की शिक्षिका है जो कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी इससे परिचित कराना चाहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या होगी जिससे वो रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत कर सके? तो शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना,
विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित वाले चार्टों का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, या फिर जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सबसे रोचक होगा कि आप जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक आधारित फिल्म का शो करें वहां पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों को क्या है, जो कार्टून वाली फिल्म होती है, चाहे जानवर वाली हो चाहे कोई भी हो, उनको बहुत ही शौकीन होते हैं वो उसके, और उसमें वो बहुत ही रुचि लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए भाई, जो हमारी NCERT की पुस्तकें हैं कक्षा 5 की, तो पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आपको लिखा मिलेगा हम क्या समझे। तो वहां पर जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, वहां पर उसका उद्देश्य भाई कि जो बच्चा है वो खुद स्वयं लिखेगा कि हमने क्या समझा है, तो शिक्षक को सहायता मिलेगी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। देखिए भाई, प्रयोगशाला, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने की निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, सभी भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है और शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो बताना है उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। सक्रिय अधिगम की यहां पर बात की गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो भैया प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। यहां पर बोला गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का तरीका है। बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, किसका प्रयोग करना? आवधिक परीक्षाओं का प्रयोग करना, गृह कार्य का प्रयोग करना, योगात्मक कार्य का प्रयोग करना, या फिर पोर्टफोलियो। तो भैया प्राथमिक स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो प्यारे साथियों, आज क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।